गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे लेक्चर में जो हम कल टॉपिक पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कल क्या देखा था कि जो भूकंपीय तरंगे थी, ठीक है, भूकंपीय तरंगे मुख्य रूप से आपके पी वेव्स और एस वेव्स थी, और एक तीसरी प्रकार की तरंग थी एल वेव्स। तो जो पी वेव्स और एस वेव्स के प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हमने क्या देखा था कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसकी मोटे मोटे तौर पर व्याख्या की थी। व्याख्या के संदर्भ में हमने यही देखा था कि जो अगर आप सतह से लेकर के, ये जो आपकी सतह है, ठीक है, सरफेस से लेकर के जब आप सेंटर तक जाओगे तो कौन कौन से क्षेत्र में किस किस प्रकार का घनत्व पाया जाता है और कौन कौन सा क्षेत्र किस प्रकार की अवस्था में है। अवस्था का मतलब हो जाएगा ठोस में है या तरल में है या अर्ध तरल में है। तो उसको हमने कैसे समझा था? पी वेव्स और एस वेव्स की प्रॉपर्टीज के आधार पर समझा था। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा वही है। हमारा टॉपिक क्या है? पृथ्वी की भूगर्भिक या आंतरिक संरचना की सामान्य विशेषताएं। अब हम थोड़ा क्या देखेंगे कि कल हमने निश्चित रूप से उस डायग्राम में भूपटल, मेंटल और कोर का जिक्र किया था, लेकिन अब हम थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये पीटी में भी, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस तरह का सीधा डायग्राम पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, बड़े क्वेश्चन में। तो इसको आप आराम से समझते हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, डायग्राम मैंने बनाया था, आज भी डायग्राम बनाया हुआ है। आप आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए एकदम क्लियर, और इस डायग्राम को एक बार देखिए और फिर लेक्चर को कंटिन्यू सुनते रहिए। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हमने ये देखा कि विभिन्न प्रकार के जो आप ये भूगर्भिक जो अनुसंधान होते हैं, जिसमें विशेषकर कौन सा है आपका सिस्मोग्राफिक स्टडी या जो जियोफिजिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके आधार पर हमने क्या देखा था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम विभिन्न परतों के रूप में विभाजित मान सकते हैं। परतों के संदर्भ में हम क्या कहेंगे? ये मुख्य रूप से 3 परतें हैं। एक तो आपकी भूपटल हो जाएगी, इसको आप कहोगे क्रस्ट, एक आपकी होगी मेंटल और एक होगी कोर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सतह से लेकर के केंद्र की तरफ चलेंगे और इनकी थोड़ी विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूपटल के बारे में। तो भूपटल क्या है आपका? जो आपका पृथ्वी है उसका जो ऊपरी भाग है, सबसे ऊपर वाले जो ठोस भाग है, चट्टानी भाग है, वही एक तरह से क्या आपका भूपटल है। और इसका विस्तार कहाँ तक है? लगभग 33 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। अब इस भूपटल में क्या है? आपके महाद्वीपीय भूपटल भी शामिल है और महासागरीय भूपटल भी शामिल है। महाद्वीप तो आपको पता ही है, ठोस भाग होता है, तो भूपटल का हिस्सा ही है। लेकिन महासागर में भी जो नित्तल होता है, जो इसका सी फ्लोर होता है, और जो किनारों का तटीय भाग है, वो भी एक तरह से क्या है? आपका क्रस्ट का ही पार्ट है। तो दोनों ही प्रकार के इसमें भाग शामिल है। और इस भूपटल को आप क्या कर सकते हो? आगे फर्दर और डिवाइड कर सकते हो, ऊपरी भूपटल में और निचले भूपटल में। अब इन दोनों भूपटल को जो डिफ्रेंशिएट करने वाली एक अवस्था होती है या जो डिसकंटिन्यूटी, उसको हम नाम दे रहे हैं कॉनरोड असंबद्धता, ठीक है। कल भी हमने एक बात की थी, डिसकंटिन्यूटी को हम बेसिकली किस प्रकार से समझाते हैं कि जब आप नीचे की तरफ चल रहे हो तो घनत्व में क्या आती जाती है? भिन्नता आती जाती है, डिफरेंस आता जाता है। तो एक ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पर क्या होता है? एक सडन चेंज आता है, ड्रास्टिक चेंज आता है। तो वह जो सडन और ड्रास्टिक चेंज होता है उसको हम एक प्रकार के डिसकंटिन्यूटी कह देते हैं, ताकि हम क्या कर सके कि बाइफर्केशन या डिफरेंशिएट उन 2 अलग अलग क्षेत्रों को कर सके। तो यहाँ पर भी आपको एक सडन चेंज मिलेगा, उसको हमने नाम दे दिया कॉनरोड असंबद्धता। याद रखिए ये भूपटल के ही भाग है। कॉनरोड असंबद्धता जो है वो भूपटल को ही ऊपरी भूपटल और निचले भूपटल में विभाजित कर रही है, ठीक है। अब जो ऊपरी भूपटल है आपका, उसमें मुख्य रूप से जो तत्व पाए जाते हैं वो है आपका एक तो सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन, ऐसा ही। और दूसरा होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। और चट्टानी संरचना के रूप में देखा जाए तो ग्रेनाइट प्रकार की जो सेल संरचना होती है, कौन सी? ग्रेनाइट, ठीक है ना, वो पाई जाती है। इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? जो आपका ऊपरी भूपटल है उसको हम नाम दे सकते हैं सियाल परत। क्या दे सकते हैं? सियाल परत। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, याद रखिए आप इसको। तो मैंने क्या बताया? जो आपका ऊपरी भूपटल है उसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तथा ग्रेनाइट प्रकार की सेल संरचना पाई जाती है, और इसको हम सियाल परत भी कह सकते हैं। जो आपका निचला भूपटल है उसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका? मैग्नीशियम। मैं यहां लिख देता हूं मैग्नीशियम, ठीक है। और इसके अलावा जो सेल संरचना होगी मुख्य रूप से होगी आपकी बेसाल्ट। कौन सी होगी? बेसाल्ट। और इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? सीमा परत, ठीक है।
तो निचला भूपटल मुख्य रूप से सिलिकॉन, मैग्नीशियम और बेसाल्ट प्रकार की सेल संरचना, और इसको हम क्या कह सकते हैं, सीमा परत कह सकते हैं। तो ये इसमें तत्व पाए जाते हैं। अब अगर हम महाद्वीपीय भूपटल को देखें तो महाद्वीपीय भूपटल आपके ऊपरी भूपटल में भी इसका कुछ पार्ट है, यानी सियाल परत में भी इसका कुछ पार्ट है, और निचले भूपटल में भी इसका कुछ पार्ट होता है। लेकिन जो महासागरीय भूपटल है आपका, उसका अधिकांश भाग जो होता है वो किससे बना होता है, सीमा परत से बना होता है, ठीक है। और उसमें कौन सी चट्टानी संरचना पाई जाएगी, आपकी बेसाल्ट प्रकार की चट्टानी संरचना पाई जाएगी। लेकिन जो तटीय भाग है, महासागरों के जो तटीय भाग है, वहां पर ग्रेनाइट प्रकार की सेल संरचना भी आपको मिलती है। तो ये हमने इस तरह से भूपटल के बारे में आपको एक संक्षिप्त से जानकारी दे दी। इसको आप आराम से थोड़ा सुनिए, डायग्राम को बनाइए और थोड़ा चीज़ों को पॉइंट वाइज पॉइंट नोट करते रहिए। तो भूपटल का हमने थोड़ा विश्लेषण किया। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही हम 33 किलोमीटर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 33 किलोमीटर पर आपको पता है, आपने कल देखा था उस डायग्राम में कि 33 किलोमीटर तक पी वेव्स और एस वेव्स की गति बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है। लेकिन 33 किलोमीटर के जो आसपास का रेंज होता है, वहां पर इनकी गति और घनत्व एकदम से बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, सडनली ड्रास्टिक चेंज आता है। तो वहां पर भी क्या होगी, एक डिसकंटिन्यूटी होगी। उस डिसकंटिन्यूटी को हमने नाम दिया है मोह असभ्यता। और ये जो मोह असभ्यता है या मोह डिसकंटिन्यूटी है, वही क्या करती है, क्रस्ट और मेंटल को क्या करती है, बाइफरकेट करती है या डिफरेंशिएट करती है। तो इस चीज को भी आप नोट रखिए, ठीक है ना। और ये जो मेंटल का पार्ट है वो आपका चलेगा 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक, एक बड़ा पार्ट है मेंटल का, ठीक है ना। ये मुख्य परतों में भी एक है। अब ये डायग्राम में आपको ये क्षेत्र ठोस, ये तो सब हम कल बात कर चुके हैं। अब हम मेनली बात करना चाह रहे हैं कि मेंटल परत के अंतर्गत हम क्या देखेंगे। तो जो मेंटल परत है उसमें मुख्य रूप से जो आपके तत्व पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से कौन से होंगे, एक तो होगा आपका आयरन। कौन सा होगा, आयरन, ये सब इंपॉर्टेंट है, आयरन। और एक हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है। और इसमें जो चट्टानी संरचना पाई जाती है वो होती है आपकी आग्नेय प्रकार की, इंट्रूसिव रॉक स्ट्रक्चर, आग्नेय शेल। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चट्टानी संरचना वाला, जिसको हम आगे डील करेंगे। 3 प्रकार की आपके चट्टानी हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आग्नेय शेल, एक पढ़ेंगे हम अवसादी सेल जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री सेल, और एक होती है कायांतरित या ट्रांसफॉर्मेटिव रॉक्स, वो सब आगे आएगा। तो मेंटल में मुख्य रूप से क्या है, आयरन, मैग्नीशियम और आग्नेय शेल। आग्नेय एक प्रकार की होता है, एक तरह से लावा वाली चट्टानें होती है, ठीक है। और आप इससे समझ सकते हो कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है जिसके अंतर्गत मैग्मा बाहर की तरफ आता है, मैग्मा के एक पिघला हुआ लावा ही है, तो उसका जो स्रोत है वो निश्चित रूप से किस भाग में मिलेगा, आपको मेंटल भाग में मिलेगा। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के अंतर्गत जो परत मेंटल परत है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत बाहर निकलने वाले मैग्मा का स्रोत मिलेगा। तो आप इस चीज को एक बार देखिए। फिर हम आगे क्या कह सकते हैं, तो मेंटल में आपने देख लिया आयरन, मैग्नीशियम और आग्नेय शेल। फिर इसी प्रकार से मेंटल को भी आप क्या कर सकते हो, 2 भागों में, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ठीक है ना, अपर और लोअर में डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके संदर्भ में जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसको हम नाम देते हैं रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। वो मिलती है आपको 700 किलोमीटर पर। और डिसकंटिन्यूटी का सिंपल सा मतलब है ड्रास्टिक चेंज आ रहा है डेंसिटी में। अब इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो आपका कहलाता है अपर मेंटल, और इसके नीचे का जो क्षेत्र है वो कहलाता है लोअर मेंटल। अब अपर मेंटल के अंतर्गत जो आपका 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जिसको हमने कल भी नाम दिया था LVZ, लो वेलोसिटी जोन या प्लास्टिक दुर्बलता मंडल, वो कैसा है, अर्धतरल है, ठीक है। अर्धतरल है, कैसे आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पी वेव्स और एस वेव्स दोनों की गति में क्या मिलती है, आपको कमी मिलती है, ठीक है ना। दोनों मौजूद है, इसलिए दोनों मौजूद भी है, दोनों की गति में कमी मिल रही है, इसलिए कैसा भाग हो जाएगा, अर्धतरल हो जाएगा। ठोस नहीं हो सकता, क्योंकि गति में कमी है पी वेव्स की, तो वो ठोस नहीं हो सकता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी हम थोड़ी सी यहाँ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तब वहाँ डिटेल में आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं, उसको आप देखिए एक बार। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ स्पेस बनाने के लिए। अब देखिए, ये जो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का क्षेत्र है वो अर्धतरल है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो कैसा है, ठोस है। इस स्थिति की आप कल्पना कीजिए, ये स्थिति कैसी है, ये स्थिति ऐसी है कि आपके पास एक कोई तरल या अर्धतरल अवस्था है, बिल्कुल ठीक है, और उसके ऊपर कोई ठोस है, तो वो कैसी स्थिति में होगा, फ्लोटिंग पोजीशन, तैराव की स्थिति में होगा कि नहीं होगा। यानी
इस भाग के ऊपर जो भी ठोस भाग है वो एक तरह से क्या है, तैराव की स्थिति में। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लोटिंग पोजीशन, फ्लोटिंग पोजीशन में है। अब कभी कभी आप ये भी समझ सकते हो कि मान लो किसी द्रव के ऊपर कोई आप ठोस वस्तु रखते हो तो डूब जानी चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं है, ठोस भाग डूब जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, उसको भी आप दिमाग में रखिए। हालांकि यहाँ वो अप्लाई उस तरह से नहीं कर रहे हम, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये साइड में आप इस चीज को नोट भी कर सकते हैं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी आप, कि किसी भी द्रव के ऊपर कोई ठोस वस्तु तैरेगी या डूबेगी तो वहां पर कौन सिद्धांत काम आता है, आर्किमिडीज का, जो घनत्व से संबंधित होता है। उसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, उसको पढ़िए आराम से आप। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए। ये ठोस भाग है, ये अर्ध तरल भाग है। तो इस भाग के ऊपर ये जो ठोस है वो फ्लोटिंग पोजीशन में है या तैराव की अवस्था में है। आगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे और प्लेटों की गतिशीलता पढ़ेंगे, मूवमेंट्स इन प्लेट्स, तो मूवमेंट्स क्यों होगा, आप खुद सोचिए कि अगर किसी भी द्रव या तरल के ऊपर कोई ठोस है तो वो स्थिर तो कभी नहीं रह सकता, वो क्या रहेगा, हमेशा मोशन में रहेगा। तो उन प्लेटों की गतिशीलता का एक कारण तो क्या हो गया कि इस ठोस भाग का इस अर्ध तरल परत के ऊपर तैराव की स्थिति में होना। दूसरा एक कारण और क्या आएगा कि आप इस चीज को देखिए, ये कैसा क्षेत्र है, इस तरफ जब आप नीचे बढ़ रहे थे तो तापमान लगातार बढ़ रहा था, और यहाँ पर ये पिघला क्यों था, ये इसलिए पिघला था कि यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा हो गया था। और जब भी ये एक तरह से क्या है, हॉट जोन है। इसको अब मैं यहाँ डायग्राम एक अलग से बनाता हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 100 से 200 किलोमीटर की बात करूं तो ये आपका हॉट जोन है, तप्त क्षेत्र या गर्म क्षेत्र है। और जो गर्म क्षेत्र होता है वहां से लगातार तापीय ऊर्जा तरंगे, थर्मल एनर्जी वेव्स इमिट होती रहती है इस प्रकार से। ये मान लो आपका तप्त क्षेत्र है, तो यहाँ से लगातार क्या होगा, तापीय ऊर्जा तरंगे ऊपर की ओर निकलेगी, ऐसे चलेगी इस पूरे क्षेत्र से, यहाँ से भी चलेगी, यहाँ से भी चलेगी, इस तरह से ऊपर की तरफ चलेगी तापीय ऊर्जा तरंगे। और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो कैसा है, आपका ठोस है, ठीक है। इसको हम आगे नाम देंगे प्लेट्स। ये पूरी जो होती है इसमें विभिन्न प्रकार के जो ठोस भाग है उनको हम प्लेट्स नाम देते हैं। तो अब इसको देखिए आप ध्यान से, जैसे ये तरंगे यहाँ जाएगी तो यहाँ क्या होगा, एक तरह से यहाँ जो ठोस भाग है उसको वो क्या करेगी, तोड़ने का प्रयास करेगी। ये जाएगी, दबाव बनेगा, टूटेगा। टूटेगा कैसे, ये भाग इधर, ये भाग इधर, इधर भी मान लो कोई ठोस भाग है, इधर भी कोई ठोस भाग है, ये तरंगे जा रही है, ये भाग इधर, ये भाग इधर। तो इन प्लेटों में तो क्या हो रहा है, तनाव। क्या हो रहा है, तनाव। डायग्राम को आप बिल्कुल हाथ के इशारे समझिए, क्या हो रहा है, तनाव। इस प्लेट में भी क्या हो रहा है, तनाव, और इस प्लेट में क्या हो रहा है, संपीड़न। क्या हो रहा है, संपीड़न। लेकिन हो क्या रहा है, मूवमेंट ही तो हो रहा है इन प्लेटों में, तनाव भी हो रहा है और संपीड़न भी हो रहा है। तो जब आप प्लेटों की गतिशीलता पढ़ोगे तो उसमें एक कारण तो आपको मिल जाएगा फ्लोटिंग पोजीशन में है, और दूसरा ये जो आपका हॉट जोन है, जो प्लास्टिक दुर्बलता मंडल है, उससे उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण भी प्लेटों में गति पाई जाती है। और बस इसी डायग्राम के आधार पर विभिन्न प्रकार की जो भूगर्भीय घटनाएं हैं जिनको हमें पढ़ना है बड़े डिटेल से, जिसमें आपके महाद्वीपीय विस्थापन भी है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी है, ज्वालामुखी भी है, भूकंप भी है, विभिन्न प्रकार के जो आपके ट्रेंच बने हुए हैं, गर्त बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार के जो पर्वत बने हुए हैं, आपका हिमालय, रॉकी, एंडीज जो पर्वत हैं, इन सब की व्याख्या हम इस डायग्राम से काफ़ी हद तक कर पाएंगे। ये हमारा डिटेल टॉपिक होगा, जब आएगा तब वहाँ देखेंगे। लेकिन इसको मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से बता दिया कि इस क्षेत्र का किस प्रकार से महत्व है। तो आप इस चीज़ को समझ गए। मैं हल्का से इसको एक रिकॉल कर देता हूँ। मैंने क्या बताया, ये अर्धतरल अवस्था है, इसके ऊपर पूरा ठोस भाग है, ठोस अर्धतरल के ऊपर क्या है, फ्लोटिंग पोजीशन में है। दूसरा, यह भाग क्या है, हॉट जोन है, तो यहाँ से ताप ऊर्जा तरंगे उत्पन्न हो रही है, उसके कारण से भी क्या हो रहा है, इस ठोस भाग में प्लेटों में क्या पाई जा रही है, गतिशीलता पाई जा रही है। और ये जो आपका इस 100 किलोमीटर से ऊपर का पूरा भाग है, जिसमें आपका भूपटल भी शामिल है और ऊपरी मेंटल का भी कुछ भाग शामिल है, उस संपूर्ण भाग को एक नया नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्थल मंडल, या इसको कहते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, ये कितने किलोमीटर हो जाएगा, सतह से लेकर के 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो आपका कहलाएगा स्थल मंडल या लिथोस्फेयर। तो इस प्रकार से हमने मेंटल की पूरी चर्चा कर ली, और नीचे वाला भाग में तो कोई दिक्कत नहीं है। मेंटल में ये जो क्षेत्र है वो आपको ज्यादा समझने योग्य है। अब जब हम 2900 किलोमीटर पर चलेंगे तो वापस आपको क्या मिलेगी, एक असभ्यता मिलेगी, जिसको हमने क्या नाम दिया, गुटेनबर्ग असभ्यता। और ये गुटेनबर्ग असभ्यता जो है वो क्या कर रही है, आपके मेंटल को और कोर को, मेंटल और कोर को क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है। असभ्यता का वापस वही मतलब, यहाँ पर क्या है, घनत्व में एक ड्रास्टिक चेंज है। जो आपका कोर है उसको भी हम क्या करेंगे, कोर में मेनली आपके कौन कौन से पदार्थ होंगे,
एक होगा आपका निकल, एक होगा आपका आयरन, ठीक है, ये मेनली दो होंगे। और इन पदार्थों के कारण ही यह जो क्षेत्र है आपका कोर क्षेत्र, वो पृथ्वी के चुंबकत्व के गुण का प्रमुख स्रोत है। कैसे है वो जब हम भू चुंबकत्व या जियो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। बस आप इतना याद रखिए, इन पदार्थों को याद रखिए। कोर में क्या है, मेनली निकल और फेरस, आयरन। अब कोर को भी आप क्या कर सकते हो, दो भागों में बांट सकते हो। एक आपका हो जाएगा आउटर कोर और एक हो जाएगा इनर कोर। इन दोनों को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन सी है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है। ये 5150 किलोमीटर तक है। और ये भाग कैसा है आपका, आउटर कोर जो है वो तरल है। तरल क्यों है, हमने कल भी चर्चा की थी कि यहाँ पर एस वेव्स तो विलुप्त हो जाती है और पी वेव्स की जो गति है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और उसके नीचे वाला जो भाग है जिसको हम कहते हैं इनर कोर, वो कैसा है, ठोस है। वो ठोस क्यों है, दो तरह से हमने समझा था। भूकंपीय तरंगों के आधार पर तुमने क्या कह दिया था कि यहाँ पर एस तो विलुप्त है, एस विलुप्त है तो वो तरल नहीं हो सकता। हालांकि हो भी सकता है पी की गति के आधार पर, लेकिन फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि एस नहीं है तो वो तरल नहीं है, एस वेव्स नहीं तो तरल नहीं है। फिर हमने ये भी देख लिया कि पी की गति सर्वाधिक है, तो फिर निश्चित रूप से ये कैसा होगा, ठोस ही होगा, क्योंकि ठोस में पी की गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। उसके अलावा हमने जब फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि प्रति 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो रहा है, इस हिसाब से हमने दाब, ताप, घनत्व और गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर भी इसको ठोस बताया था। तो हम केंद्र तक पहुंच गए। ये इस प्रकार का एक विश्लेषण था जिसको हमने देख लिया। आप इसको बड़े आराम से डायग्राम को क्लियर बनाएं और एक एक टॉपिक को सुने और इसको साथ साथ आप नोट करते रहें। तो यहाँ पर हमारी लगभग जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के टॉपिक को हम कर रहे थे वो हमारा पूरा हो गया। आप इसको आराम से देखिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, वेरी ज़रूरी है। छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट कीजिए और हर चीज़ को समझते रहिए। एक दफ़े जब आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सिस्टमेटिक तरीके से समझ लिया तो आगे विभिन्न प्रकार की जो भूगर्भिक घटनाएं हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उनको समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। और हम बिल्कुल इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को साइंटिफिक तरीके से लेकर के ही चल रहे हैं। और चूँकि ज्योग्राफी है तो इसमें फिजिक्स का बहुत सारा इनपुट आपको मिलेगा, तो फिजिक्स के एज ए फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते भी मैं काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा ताकि ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट के रूप में आप इनको तैयार कर सको। आपको इनको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डायग्राम आप बिल्कुल स्वयं बना सको, घर पर 1 बार 2 बार 3 बार आप बना करके ट्राई करें। एक एक चीज़ को, ये ठोस क्यों है, ठोस क्यों और तरल क्यों, वो सब चीज़ों को सोचें, चिंतन करें, मनन करें और फिर नए टॉपिक को आगे बढ़ाते रहें। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।